और देखिए पटना से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव में नहीं होगा परिसीमन, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जानकारी दी है। आरक्षण रोस्टर को लेकर ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। पंचायती राज मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है कि पंचायत चुनाव में परिसीमन लागू नहीं होगा। देखिए बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जानकारी दी है कि इस बार चुनाव में ये परिसीमन लागू नहीं होगा। आरक्षण रोस्टर को लेकर उन्होंने बयान दिया है। नहीं, आरक्षण के ऊपर तो काम चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। आरक्षण वैधानिक एक जरूरत है, आरक्षण होना है। 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, इस बार बदलाव होगा और उसके उपरांत ही फिर चुनाव का काम कराया जाएगा। हमेशा हर बार आरक्षण का रोस्टर लागू होता है। परिसीमन चूंकि 2021 में कोरोना के कारण सेंसस का काम नहीं हो पाया था, उस कारण से फिर हमारे पास नया डेटा उपलब्ध नहीं है। और आज के समय में भी देश में सेंसस का काम चल रहा है, जनगणना का काम चल रहा है। इसका डेटा एक बार जब उपलब्ध हो जाएगा, उसके उपरांत फिर पूरे देश में एक बार फिर से परिसीमन का काम होना है, लोकसभा के लिए हो, विधानसभा के लिए हो। उस डेटा के आने के बाद उन आंकड़ों को देखते हुए फिर परिसीमन का काम किया जाएगा। और देखिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट है, क्या कारण दिया गया है कि परिसीमन लागू नहीं होगा? देखिए, साफ शब्दों में पंचायती राज मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि 2021 में चूंकि कोरोना के समय में परिसीमन नहीं हुआ था, तो उस कारण से डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं है। और चूंकि देश में जो है अभी जनगणना का काम चल रहा है, तो ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होंगे अगले 2030 में और उससे पहले लोकसभा का चुनाव जो होगा 2029 में, उस समय परिसीमन किया जाएगा। और 29 में परिसीमन होना है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो डेटा आएगा राज्य निर्वाचन आयोग के पास, उसके आधार पे आगे जो भी पंचायत की चुनाव होंगी 2029 के बाद, उसमें वो परिसीमन लागू किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है पंचायती राज विभाग के पास या फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके पास कोई डेटा परिसीमन से जुड़ा हुआ नहीं है। इस कारण से परिसीमन कराना चूंकि लंबा वक्त लगता है, लंबा टाइम लगता है। अगर वो काम करने लगेगा राज्य निर्वाचन आयोग या फिर पंचायती राज विभाग, तो उसके चलते प्रभाव जो है वो पंचायती चुनाव पर पड़ेगी और इस कारण से डिले होगा पंचायत चुनाव। जबकि सरकार नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव जो है वो डिले हो, किसी तरह का जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो। और यही वजह हवाला दिया है उन्होंने। और सीधे तौर पर दीपक प्रकाश ने कहा है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तो लोकसभा चुनाव में परिसीमन होंगे, उसके बाद अगली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए परिसीमन इस बार के पंचायती राज चुनाव में नहीं लागू होगा ताकि चुनाव में कोई देरी ना हो। और मंत्री का भी बयान इस पर आ गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। बड़ी खबर दिल्ली से 2 मोतीलाल नेहरू प्लेस स्थित आवास में यह मुलाकात की गई है। दिल्ली में नितिन गडकरी के आवास पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। उनसे मिलने के लिए बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। बिहार में सड़क परियोजनाओं को लेकर के नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भी इस मुलाकात के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। बिहार में कई सड़क परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की जानी है इस मुलाकात में। तो बड़ी मुलाकात है ये, अहम मुलाकात है। और मिलने के लिए नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं उनके दिल्ली वाले आवास पे। आपको एक बार फिर से बता दें कि 2 मोतीलाल नेहरू प्लेस स्थित जो आवास है, उस आवास पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुलाकात करने वाले हैं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली संवाददाता अमितेश जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या कुछ और जानकारी है इस खबर पे? अमितेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए अमितेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। बिहार की सड़क परियोजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे।
पटना सिटी के रानी घाट पर गंगा में नहाते समय 3 युवक डूबने लगे। घाट पर मौजूद गंगा स्विमिंग क्लब के 2 सदस्यों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक तेज धारा में लापता हो गया। लापता युवक की पहचान खगड़िया के सत्यम कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल सका है। दो तीन लड़के नहा रहे थे, उनको मना भी किया गया था, बट उसके बाद वो लोग नहा रहे थे। उसमें से एक वीडियोग्राफी कर रहा था, जिसमें से 2 लोग डूबने लगे, तीसरा भी कूद के उसको बचाने गया। उस तरह में तीनों डूबने लगे। तो हम लोगों की जो गंगा स्विमिंग क्लब की जो टीम है वो दौड़ी और उसने 2 लोगों को रेस्क्यू किया। तो वो जब उसको किनारे लेके चले आया तब उसने बताया कि मेरा एक भाई भी। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को पूरा ढूंढा, लेकिन धार चूँकि बहुत ज़्यादा है, यहाँ गंडक का गंगा का बेब है, तो बॉडी बहुत आगे निकल गया था। बाद में भी एनडीआरएफ की टीम भी आई थी। और चलिए अब बात करते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले को लेकर भरत तिवारी के परिजन लगातार भोजपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को लेकर तो कभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर परिवार नाराजगी जता रहा है। भरत की मां का आरोप है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन मामले में निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में भरत तिवारी का जो मामला है, हत्या का मामला जो है वो दिन प्रतिदिन जो है सुर्खियों में बना हुआ है। और बताते चले जो बड़ी खबर आई है सामने वो ये है कि जो भरत तिवारी की जो मां है, घटना के बाद ही शाहपुर के जो थानेदार थे, उसके अलावा जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज की थी। एफआईआर लॉन्च करने के लिए आवेदन दिया था थाने में, लेकिन यह आवेदन जो है 4 दिनों तक थाने में धूल फाकता रहा। 22 तारीख को जो है इस पर एफआईआर लॉन्च किया गया, वो भी तब जब इस पूरे खबर को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया। सवाल लगातार न्यूज 18 रेज कर रहा था। तो 4 दिन बीतने के बाद एफआईआर लॉन्च किया गया और उस एफआईआर में एसडीपीओ जो है जगदीशपुर, उनके अलावा शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष, उनके अलावा अन्य जो पुलिसकर्मी हैं, उन सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमा जो है वो मृतक भरत तिवारी की मां के आवेदन पर दर्ज किया गया। इसमें साफ तौर पे मृतक की मां ने जो जिक्र किया था कि 5 गोली उनके बेटे को मारी गई, घायल अवस्था में गाड़ी में डाल कर ले जाया गया, उनके पति को थाने में जबरन बैठाया गया। और अब बताते चले कि ये इस मामले को एफआईआर तो 4 दिनों के बाद लॉन्च हुआ ही, 7 दिन जो है वो बीत चुका है। 22 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुआ, आज 29 तारीख है और अब तक इस मामले में जो है वो जरूर जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर दरभंगा से आपको बताते हैं, जहां हाया घाट के जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर के गुंबद पर रविवार की रात को ठनका गिरने से अफरा तफरी मच गई। घटना के समय मंदिर परिसर में करीब 25 श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी श्रद्धालु घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज बारिश, बादल गरजने और खराब मौसम के बीच अचानक मंदिर के गुंबद पर आकाशीय बिजली गिरी। इससे मंदिर के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की भीड़ मंदिर परिसर में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। घटना 10:30 बजे के टाइम है, 10:30 पौने 11 के बीच का घटना है। हम लोग बाबा को भोग आरती सब हो गया, भोग लगाए, भोग लगाने के बाद पट बंद जैसे किए हैं। यहाँ कम से कम 2500 आदमी सब खड़े थे गणेश जी के प्रसाद लेने के लिए। इतना तेज बारिश आया, बिजली कड़क रहा था, बिजली कड़क का ऊपर से जो है से इतना तेज ठनका गिरा कि बाबा का त्रिशूल लेते हुए पूरा झाड़ झोड़ के बराबर कर ओहि पर जे खसलै से चारू बगल जेना आगि बबूला भऽ गेलै, धरती जेना गर्म भऽ गेलै आ लुक्का जकाँ चारू बगल उड़ऽ लगलै। ओ बाल बच्चू जे एहिमे 20-25 आदमी छलनि, रामायण पाठ कऽ रहल छलनि, हुनकर जान। और आइए लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं।
रविवार को बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई और इस परीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर के चैपमैन बालिका इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल परीक्षा के दौरान जयप्रकाश नाम का शख्स खुद को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वीडियोग्राफी टीम का हिस्सा बताकर परीक्षा केंद्र में घुस गया। इसी दौरान परीक्षा केंद्र में पहले से मौजूद इस टीम के हेड शुभम कुमार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसके बारे में बताया। वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। गिरफ्तारी किए गए शख्स की पहचान जमुई के लक्ष्मीपुर निवासी जयप्रकाश के रूप में की गई है। जांच में खुलासा हुआ कि किसी की मदद करने के लिए ये अंदर घुसा था। एक व्यक्ति जिनका नाम जयप्रकाश कुमार, जो लक्ष्मीपुर जमुई के रहने वाले हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर में घुस गए अपने आप को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वीडियोग्राफी की टीम से बताते हुए। इसी टीम के जो हेड हैं, जो शुभम कुमार जी हैं, उन्होंने उसे देखा और पहचाना और बताया वहाँ जो पुलिस ऑफिसर और जो मजिस्ट्रेट थे कि ये हमारी टीम के नहीं हैं और ये इसमें जो है किसी कदाचार की नीयत से घुस गए हैं। उसके बाद से उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया और पूछताछ किया तो उनको द्वारा बताया गया कि वो किसी की मदद करने के लिए अंदर घुस गए थे। खगड़िया से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है। केंद्र अधीक्षक, शिक्षक समेत 15 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5 से 6 लाख में परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था। सॉल्वर गैंग ब्लैंक चेक और सर्टिफिकेट लेता था। 7 ब्लैंक चेक, 9 मोबाइल, 8 एडमिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। खगड़िया, पटना, भोजपुर, वैशाली, नवादा और अरवल से ये आरोपी जुड़े हुए हैं। एसपी भानु प्रताप ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। क्रम में कुल 15 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। उदय कुमार, मनीष कुमार, वीरू कुमार, प्रीतम कुमार, सुजीत कुमार, प्रवीण कुमार, अरविंद कुमार, प्रेमजीत कुमार, बबलू कुमार, रोशन कुमार, मनीष कुमार और शैलेश कुमार। इसमें कुछ जो अभियुक्त हैं भोजपुर जिला के हैं, कुछ खगड़िया से हैं, कुछ वैशाली और नवादा और अरवल से भी हैं इसमें, और इसमें कुछ अभ्यर्थी भी हैं। साथ ही साथ इसमें जो पेपर को कॉम्प्रोमाइज़ कराने की फिराक में थे या बच्चों से पैसा ऐंठने की फिराक में थे, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें और भी अनुसंधान आगे जाएगा। पेपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, मैं इसमें स्पष्ट कर दूँ। ये लोग इनको ठग रहे थे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई है। बारात के दौरान गाने का विवाद हुआ और इसको लेकर के मारपीट हो गई। बाराती और गांव के लड़कों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद शादी के रस्मों को भी रोक दिया गया। ग्रामीणों ने बारातियों को बंधक बना लिया। पुलिस ने सभी बारातियों को बाद में मुक्त कराया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। बारात हम लोग आए थे तो ये लोग ग्रामीणों ने 2-4 लड़के जो है सो गोली 2 पिस्तौल लेके और यहाँ जैसे डीजे के सामने पहले नाचने लगा और उसके बाद ये लोग जो है सो 2 फायरिंग किया और हम लोग के साथ जो है सो मारा मारी शुरू कर दिया। अच्छा। मारा मारी करने के बाद जो है सो हम लोग जितने सारे बाराती थे हम लोग को बोला किसी को जाने नहीं देना है, सबको जो है सो पीटना है। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की खबरें। खबर अयोध्या से है। राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी के मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा की चेतावनी दी है। कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाएं या इन्हें जेल भेज दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। कालिका प्रसाद मिश्रा ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर प्रति अभियुक्त 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नोएडा सेक्टर 119 में सोसाइटी में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल द आरण्य सोसाइटी में एसी में ब्लास्ट के कारण फ्लैट में आग लग गई थी, जिसके बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भी अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है पूर्णतः और जो फ्लैट में लोग रहते थे वो भी नीचे आ गए हैं। आधिकारिक जानकारी क्या है वो हम खुद ले लेते हैं। यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं अग्निशमन से। अभी क्या अपडेट है?
देखिए ये कितने बजे कॉल मिला था आपको? देखिए 8:50 पे ये सेक्टर 119 है अरणया अपार्टमेंट। इसमें हम लोगों को करीब जो है 21वें तल्ले पे 2105 है फ्लैट, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। आग शुरुआत से ही बड़ी बताई जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 6 गाड़ियां भेजी है। पहली गाड़ी जो है मात्र 11 मिनट में बड़ी बताई जा रही थी, मतलब कितने फ्लोर थे इसकी ज्यादा? एक ही फ्लैट था, लेकिन फ्लैट काफी बड़ा था और उसमें काफी एसी में ब्लास्ट। सब लोग सुरक्षित है? देखिए अंदर में परिवार सो रहा था, वो लोग स्वतः ही बाहर आ गए थे, उन्होंने ही कॉल किया था हमें। हम लोग सोसाइटी में भी अपने इंतजामात होते, क्या वो वर्क कर रहे थे? देखिए हमने यहाँ पे मौके पे 6 गाड़ियां भेजी है, पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस की टीमें, एम्बुलेंस की टीमें भी हमने यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकती हैं। और सोसाइटी की मदद से ही हमने बुझाई, हमारी भी डिलीवरी होज अलग से हमने लाइन बिछाई है। अभी काबू में है, यही एक अपडेट है बड़ा। जी मैडम, अभी काबू में है। तो जैसा आपने देखा कि अभी काबू में है, लेकिन अभी भी यहाँ पर गाड़ियां एहतियातन खड़ी है। लेकिन हाँ, सोसाइटी के लोगों में डर जरूर है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। और देखिए मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से शहर की तैयारियों की परीक्षा ले ली है। सबसे ज्यादा असर अंधेरी इलाके में देखने को मिला, जहां कई सड़कों और अंधेरी सबवे में घुटनों तक पानी भर गया। जल भराव के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसका असर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी दिखा, जहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई बस रूट बदले गए और लोकल ट्रेन सेवाएं भी देरी से संचालित हुईं। असम के धेमाजी में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ जैसी हालात पैदा कर दिए हैं। कई गांवों और निचले इलाके में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क भी टूटने की खबर है। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम भी जारी है। धेमाजी असम के उन जिलों में शामिल है जो हर साल मानसून के दौरान बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसकी प्रमुख वजह है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों, विशेषकर सियांग और सुबनसिरी का जलस्तर बढ़ जाना, जिससे लगातार परेशानी होती है। अरुणाचल प्रदेश में लोअर सियांग में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आई है, जहां ब्लॉक पॉइंट पर भारी भूस्खलन की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लैंडस्लाइड की वजह से सीजी नदी का बहाव रुक गया और प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर ये कृत्रिम बांध टूटता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के जबरदस्त अचानक बाढ़ आ सकती है। शिव भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। 3 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू से रवाना किया जाएगा और इससे पहले यात्रा के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। और आज इसका एक ड्राई रन भी किया गया, जो सुबह 5:10 जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से शुरू होकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के रास्ते आगे बढ़ा। जम्मू डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने ड्राई रन को पुलिस प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा अमरनाथ की यात्रा दिव्य और अनुपम तस्वीर बाबा अमरनाथ गुफा से आई है। बाबा अमरनाथ की आज प्रथम पूजा हुई। हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ आज भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम अमरनाथ में बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की गई। मंत्रोच्चार और विशेष अनुष्ठान किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुरोहितों की मौजूदगी के बीच बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की और आरती की। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आएँ, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके।
और अब बात करेंगे गर्मी के सितम की। इस वक्त गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान यूरोप है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूरोप में इस साल दूसरी बार आई भीषण हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। फ्रांस के पिसो शहर में पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि लंदन जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचना भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा बुरा हाल फ्रांस में है, जहां 24 जून से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में 350 से ज्यादा लोग इस भीषण गर्मी में अपनी जान गंवा चुके हैं। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। आयरलैंड ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 1 रन से हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया है। रोमांच मुकाबले में आयरलैंड टीम ने 1 रन से जीत हासिल की। इसी के साथ उन्होंने सीरीज में भारत का सुपड़ा साफ कर दिया और सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। आयरलैंड के लिए बल्लेबाजी में हैरी टेक्टर और के कमाल की बैटिंग की और अर्धशतक की वजह से ये जीत मिली है। उनकी पारी के दम पर आयरिश टीम ने पहला बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए थे। टीम इंडिया इसके जवाब में तिलक वर्मा की अर्धशतक के दम पर 153 रन ही बना सकी और 1 रन से मैच हार गई और बेलफास्ट में मिले हार के साथ श्रेयस पहले 2 टी20 मैच हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा टी20 में एक साल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वे इस साल 6ठी बार 0 पर आउट हुए। वहीं सबसे कम उम्र के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह नहीं मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब कारोबार की खबरें देख लेते हैं। सोने चांदी की कीमत में आज फिर से बढ़त देखने को मिली है। 1 किलो आज चांदी की कीमत की अगर बात करें तो 5,059 रुपए बढ़कर 2,22,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 2,038 रुपए महंगा होकर 1,42,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,40,000 पर था। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 9,000 रुपए महंगा हुआ है। वहीं चांदी की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए किलो थी, जो अब 2,22,000 रुपए पर पहुंच गई है।